जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे शहर से ज़्यादा गांव-गांव तक के लोग पहचानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन में दिखने वाले, सबसे ज़्यादा दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी की। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने आपसे कुछ समय के लिए एंकरिंग और पत्रकारिता पे कुछ सीखा भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पक्ष आपने अभी दिखाया उसके साथ ही साथ एक चेंज आपने भी देखा है और मैं भी देख रहा हूँ पत्रकारिता में कि अब राष्ट्रवाद, धर्म, इसको लेके चर्चाएं हो रही हैं। ये एक विषय बन रहा है और ये एक तरीके से कहें कि जो गर्व की अनुभूति हम राष्ट्र को लेके, धर्म को लेके छोड़ते जा रहे थे, उसे अब हम पकड़ रहे हैं और ये मीडिया में खास तौर से भी दिखने लगा है। इसे आप सर कैसे देखते हैं, इस बदलाव को? मैं इस बदलाव को अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव है। बदलाव इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मुझे अच्छी तरह से याद है 2008-10 ऐसी वही साल होंगे जब मैं टेलीविज़न में जब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा था, उस समय आया था। मुझे याद है बहुत सारे पत्रकार उस समय ये कहते थे कि जर्नलिस्ट का, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई राष्ट्र नहीं होता। जी जी जी। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी भी होती थी। तो वो लोग कहते थे कि भाई एक जर्नलिस्ट का राष्ट्र नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता था क्यों नहीं होना चाहिए, पूछते थे भाई क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो तर्क देते थे कि अगर आप कश्मीर में वॉर हो रहा है जी। तो पत्रकार का काम तो ये है कि वॉर को सही तरह से दिखाना कि भाई ये वॉर, भारत पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो पत्रकार का काम है जो वहाँ वॉर में हो रहा है वो सच दिखाना। उसमें भारत की बात करना या पाकिस्तान की बात करना ये पत्रकार का काम थोड़ी है। तो ऐसा लोग कहते थे। मुझे बड़ी हैरानी होती थी सुनकर। मुझे लगता था यही पत्रकार जब सुविधाएं लेनी होती हैं तो भारत सरकार का जो है जो एम्बलम है सिंगों वाला, 4 सिंग वाला, उसके कार्ड लेने के लिए ये लोग जो है मारामारी करते हैं कि उसका हमें कार्ड मिल जाए। सरकार से क्या सुविधा मिल सकती है, सरकार से फ्लैट मिल जाए, सरकार इनको विदेश दौरे पे ले जाए, सरकार इनके लिए, यहाँ तो आपका राष्ट्र आ जाता है जब सुविधाएं लेनी होती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करते हुए आपका राष्ट्र मर जाता है। तो मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगती थी। लेकिन पिछले समय में जो बदलाव हुआ है, जो बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, आज पत्रकार राष्ट्र की बात करने लगे हैं। आप सोचिए, टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं, राष्ट्र की बात, राष्ट्र हित में, ठीक है, देश नहीं झुकने दूंगा जी। ऐसे प्रोग्राम क्यों आ रहे हैं? देश की बात करने वाले, राष्ट्र की बात करने वाले, राष्ट्र सबसे पहले, देश सबसे पहले, ऐसे प्रोग्राम क्यों आ रहे हैं? ऐसे प्रोग्राम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब जनता का मूड बदल गया है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि ये बदलाव पत्रकार लाए हैं, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। पत्रकार तो पहले भी जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मूड बदल गया है और ये जो मूड बदला ये बहुत अच्छा संकेत है। अपनी संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कार को लेकर, अपने सनातन धर्म को लेकर के, अपने देश को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पहले एक जमाना था कश्मीर पर 24 घंटे हिंदुस्तान को गालियां देते थे चैनल, भारत के चैनल, भारत के पत्रकार आर्मी को गाली देते थे कि आर्मी वाले वहां ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और हम सब सहते थे, देखते थे। सर, एक समय वो आ गया था जब हम लोग छोटे थे और ये चीजें देखते थे तो हमारे दिमाग में आर्मी के प्रति एक अजीब सी हमको लगता था ये आर्मी वाले क्या वहां रेप करते हैं, क्योंकि मीडिया ऐसा नैरेटिव देता था। ये जो गिलानी है, जिलानी है, इन लोगों को हीरो बनाकर इनके आधे घंटे के इंटरव्यू देता था। क्रांतिकारी ये लोग होते थे। तो बड़ा अजीब सा लगता था ये सब कुछ, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आज लोग इसको पसंद नहीं करते। हालांकि अभी भी आज भी ऐसे चैनल हैं, मैं ये नहीं कहता ऐसा चैनल नहीं है, आज भी ऐसे चैनल हैं। और जो आज ऐसे चैनल है वो क्या करते हैं कि जब कन्हैया कुमार या जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उस कन्हैया कुमार के ऊपर मैं नारे पे नहीं जाता, नारे कन्हैया कुमार ने लगाए नहीं लगाए ये एक विवाद का विषय हो सकता है, ये एक न्यायालय का विषय हो सकता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो पूरा कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम जो है आयोजित किया था कन्हैया कुमार ने, क्योंकि वो जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष था और उसके लेटर पैड पर
वो कार्यक्रम हुआ था जिसको सांस्कृतिक संध्या कहा गया, लेकिन वो क्या था, वो अफजल गुरु की बरसी, अफजल गुरु की बरसी, एक आतंकी की बरसी आप सांस्कृतिक संध्या के नाम पर, वो लेटर पैड जो गया था वो कन्हैया कुमार के नाम से गया था। तो नारे छोड़ दीजिए, लेकिन उस कन्हैया कुमार का सबसे बड़ा दोष तो ये था। लेकिन अचानक से उस कन्हैया कुमार को लोगों ने टेलीविजन चैनल में बैठा बैठा के किस तरह से हीरो बना दिया कि उसको लगा कि मैं तो देश का राष्ट्र का नेता हो गया, और वो इतनी हिम्मत करता है कि चुनाव लड़ता है, वो अलग बात है। और बिहार जैसे राज्य में भी लोग इतने बेवकूफ नहीं है, उसको 5 लाख से मतलब लाखों वोटों से उसको पट कर नहीं दे देते हैं। तो लोग हमारे ज्यादा समझदार हैं इन चैनल के पत्रकारों से, संपादकों से। तो ये चीज आज भी ऐसे चैनल हैं जो इन लोगों को हीरो बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पब्लिक का मूड बदल गया। आज ऐसे चैनल्स को, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप इन चैनल्स के आप जो इनके बही खाता है वहां आप जाके देख लीजिए, इनको पैसे विज्ञापनों से या इनको पैसे व्यूअर सब्सक्राइबर से नहीं मिलते, इनके पैसे के सोर्स कहीं कहीं से होते हैं। बाहर से आ रहा है पैसा, कहीं से आ रहा है, किधर से किसी एनजीओ ने अपने कैंपेन का दे दिया। आज ये चैनल इस तरह से चल रहे हैं, व्यूअरशिप इनकी जीरो है, जीरो व्यूअरशिप है, तो पब्लिक पसंद नहीं करती। हाँ, भारत विरोधी ताकतें हैं, इनकी फंडिंग करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक पसंद नहीं करती। तो भारत विरोधी लोग फंडिंग करते रहे, जब कोई देखने वाला ही नहीं है तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो इनकी स्थिति है, और वो स्थिति इनकी और होगी। तो देश को लेकर के अब जो लोगों का जो एक मूड है, मिजाज है, उसको मैं मानता हूँ एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत अच्छा बदलाव है। और ये बदलाव सिर्फ मीडिया के लिए नहीं, ये बदलाव मैं मानता हूँ हर क्षेत्र में आने वाले समय में बदलाव दिखाएगा। हम आज ही जब एक कार्यक्रम में थे और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है मेरे साथ कार्यक्रम में थे, तो मैं वही याद कर रहा था कि एक जमाना था जो हिंदुस्तान में देश की संसद ने एक बूढ़ी मुस्लिम महिला के हक के लिए उसको ना मिले, उसके लिए कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए पूरा सब कुछ बदल दिया था। संसद ने कानून बदल दिया था, अध्यादेश बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। लेकिन उस 86 से लेकर 2021 तक क्या बड़ा बदलाव हमने देखा, जबरदस्त बदलाव देखा कि आज कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आज 3 तलाक का कानून पारित हो जाता है, आज अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाता है। ये सारी चीजें जब होती हैं, आज कश्मीर को लेकर इतना बड़ा बदलाव हो जाता है, कश्मीर पे 370 हट जाती है। जो लोग कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग कहते थे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी 370 हटाया, क्या हुआ? तो आज आप देखिए मूड लोगों का बहुत बदल गया है। और इसीलिए आज मीडिया में आपको राष्ट्रवाद दिखता है, देश दिखता है, देश की बात दिखती है। और मेरा मानना है किसी भी पत्रकार के लिए उसकी पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जो है वो देश समाज के लिए होना ही चाहिए। अगर आप देश और समाज के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि फिर आप भगवान जाने आपको क्या करना चाहिए। पर मतलब मैं ये समझता हूँ कि पत्रकार से ऊपर कहीं आपका देश, आपका राष्ट्र होता है। मैं मानता हूँ हर व्यक्ति के लिए। अगर मैं स्कूल टीचर भी हूँ, कोई भी अगर अल्टीमेटली, क्योंकि जब लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं समाज के लिए होना चाहिए। अरे समाज क्या है? देश की जनता ही तो समाज है। देश की जनता ही तो समाज है। जब हम देश को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं तो उस देश में समाज, वो समाज भी शामिल है। तो देश और समाज की यही बात होती है। अगर समाज में, विधर्मी समाज में अपराध बढ़ेंगे, देश में अपराध बढ़ेंगे ना, तो देश की स्थिति खराब होगी। अगर हमारा देश मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा, तो वो समाज में हमें उसका असर दिखेगा। तो इसलिए समाज और देश में हमेशा कहता हूँ उसके लिए एक पत्रकार को काम करने के बारे में सोचना चाहिए, उसको ध्यान में रख के उसको पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको पाने वाले टीवी चैनल पे कुछ बेशर्मी से सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार को, अच्छा बुरा ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाली देना या उसके अगेंस्ट में ही बात करना, चाहे वो अच्छा काम कर भी रही हो तो भी, ये पत्रकारिता का कौन सा एथिक्स है? देखिए, ये अब मैं इसको एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक तस्वीर को, कश्मीर के एक पत्रकार की तस्वीर को, उसको वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आप वो तस्वीर याद करेंगे तो वो तस्वीर थी कि एक आर्मी की गाड़ी खड़ी है और एक लड़का जो है, एक कश्मीरी लड़का जो है, स्टोन पेल्टर, पत्थरबाज जो है, उसके मुंह पे नकाब है और वो पत्थर लेकर के ऐसे उस गाड़ी के ऊपर मार रहा है। और वो दिखाए तो उसको
उसको कैसे मतलब एक प्रतिकार के रूप में उसको दिखाते हुए उस तस्वीर को जो है पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैं कश्मीर में 1999 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत लंबे समय तक वहाँ काम किया है। मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूँ, कश्मीर में अब 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 2019 से पहले, क्योंकि तस्वीर भी 2019 से पहले की ली हुई है। 2019 से पहले 500 रुपए में आप ऐसी 5000 तस्वीर खींच सकते हो, 500 रुपए में किसी एक लड़के, क्योंकि वहां पर जिस तरह के पत्थरबाज ये सब चीजें चलती थी, ओपनली चलती थी। आप किसी को 500 रुपए दो, कहो कि चल इस पे तू पत्थर मार, तेरी तस्वीर खींचता हूँ, वो आपके लिए पूरा दिन काम करेगा, पत्थर मारने में अलग अलग पोज देगा। तो आप उसको, लेकिन कश्मीर में मुश्किल क्या है? कश्मीर में मुश्किल है था 2019 से पहले कश्मीर में मुश्किल ये था करना कि क्या कश्मीर में जो देश के साथ काम करने वाले लोग हैं या उनको लेकर कोई तस्वीर खींचना है। एक आर्मी का जवान वहां पर जा करके एक बूढ़ी महिला को अगर सड़क पार करा रहा है कश्मीरी में, तो कश्मीर में ऐसी तस्वीरें लेना मुश्किल होता था 2019 से पहले। तो वो नैरेटिव, तो इस तरह की तस्वीर लेना बड़ा आसान था। मैं कश्मीर में जितनी बार गया, हमें खतरा रहता है कश्मीर में। हमें इसलिए खतरा रहता है क्योंकि हम दूरदर्शन से, अगर मैं किसी और चैनल पर जाता हूं और अगर मैं वहां पर आतंकवादियों की हरकतें दिखाना या पत्थरबाजों की, तो मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन किसी पत्थरबाज को ये पता चलेगा कि मैं दूरदर्शन को, तो मुझे पत्थर मारने के लिए जरूर वो करेगा। हम लोग मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ। कश्मीर में जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, हमारे जो ड्राइवर हैं कश्मीरी ड्राइवर होते थे, तो वो गाड़ी के आगे ना एक तख्ती रखते थे। उस तख्ती के ऊपर लिखा रहता था दूरदर्शन, ठीक है, जैसे प्रेस चिपका होता है ना जी। लेकिन दूसरी तरफ उसके उस तख्ती के एक तरफ दूरदर्शन, एक तरफ मीडिया लिखा होता था। तो मुझे शुरू में समझ नहीं क्या चक्कर, तो जब वो दूरदर्शन से निकलते थे या वो करते थे, जहां पर आर्मी है बहुत, वो कुछ है, तो वहां दूरदर्शन का वो लगाते थे पट्टी दूरदर्शन। उससे क्या होता था, आर्मी और बाकी सब जगह उनको पता है कि दूर, लेकिन जैसे ही वो ऐसे इलाकों में जहाँ पत्थरबाजी होती है, वो दूरदर्शन का हटा के मीडिया, मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला सर अगर पता चल गया दूरदर्शन का तो छोड़ेंगे नहीं, आतंकी भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे। तो क्योंकि दूरदर्शन वहां पर आतंकवाद के खिलाफ बोलता है। मैं वहां पर रिपोर्टिंग खड़ा होकर करता था, आतंकवाद के खिलाफ बोलता था, तो हमें खतरा ज्यादा था। वहां आप खड़े होकर अगर गिलानी के पक्ष में बोलने लगो और जो है जिलानी को आप हीरो बनाओ और वहां बोलो कि पत्थरबाज जो है वो दरअसल संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको लोग वहां पर ऐसे मिलेंगे जो आपकी सुरक्षा की चिंता भी करेंगे, आपको वो घर से दाना पानी खाना भी लाके देंगे। तो ऐसा माहौल था वहां पे। अब ये 2019 के बाद चीजें बदल रही हैं। तो ये तो ऐसी तो इसी तरह से ये है क्या, इस ये जो पुरस्कार इसको दिया गया इस फोटोग्राफ को, क्योंकि उनको परेशानी होती है कश्मीर जब भारत का दिखता है। अरे भाई, अंग्रेज जब यहाँ से छोड़ के गए तो उनकी मंशा थी कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए बीबीसी आज भी कश्मीर को डिस्प्यूटेड लिखता है, आज भी कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर लिखता है। लेकिन वो वही ब्रिटेन, वही बीबीसी जो अपने यहाँ जो विवाद है, जो वहां पर है, आयरलैंड में है, आयरलैंड में जो है, वहां पर वहां जो कोई गतिविधि हो जाती है उसको वो आतंकी गतिविधि बोलता है। हमारे यहाँ कश्मीर में इनको वो गनमैन बोलता है। तो क्योंकि इनकी मानसिकता थी कि हिंदुस्तान टूट के बिखर जाए। बहुत से लोगों को इतिहास की जानकारी कम होती है या नहीं। आप देखिए, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने क्या ऑप्शन दिया था रियासतों को, रजवाड़ों को? उन्होंने कहा था कि आप भारत पाकिस्तान किसी से मिल सकते हैं। आप सोचिए कि भोपाल का नवाब बैठकर डिसाइड करे कि मैं पाकिस्तान से मिल जाऊं, तो हिंदुस्तान क्या बचा? अब भोपाल हिंदुस्तान वही था, हैदराबाद भारत का बीच का हिस्सा, जूनागढ़ के नवाब ने डिसाइड कर लिया पाकिस्तान जाएगा। अरे तो उन्होंने तो तय कर लिया था। तो आज उनको लगता है कि हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, तो कश्मीर भी इनका कैसे है? कश्मीर को कम से कम तोड़ दें।
तो इसलिए वो इस तरह की चीजें, और भारत विरोधी, ये जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, जो लेफ्ट पूरा दुनिया भर में एक पूरा सिस्टम है, ये जो अरब से जिनको फंडिंग होती है, ये सारे लोग जो हैं, ये सब नहीं चाहते कि मजबूत हिंदू देश बने, एक भारत एक देश बने, मजबूत राष्ट्र बने। तो इसलिए ये सारे उन लोगों को लाखों रुपए जो फंडिंग करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, उनको अपने देश में बुला के सम्मानित करते हैं। उनका चैनल अगर फंस जाए तो उसके लिए फंडिंग कैसे करनी है, अगर उनका कोई दिक्कत है तो उनको कैसे फंड करना है, ये सारी चिंताएं, ये पूरा जो एक जो है सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम यही सब काम करता है। और ये सिस्टम में वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत देश बने, ये सारी भारत विरोधी ताकतें हैं। तो ये पुरस्कार भी इसलिए दिए जाते हैं कि भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों को एक हीरो बना दें। चलो भारत में लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे दो, तो क्या होगा कि उसकी एक इंटरनेशनल इमेज बन जाएगी, और फिर कम से कम उसके जो समर्थक हैं उनको कहने का मौका मिलेगा, अरे देखो इसको तो इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। तो ये सारी चीजें होती थी, यही सब चीजें होती थी। अरविंद केजरीवाल जी को भी ऐसे पुरस्कार मिले थे, हमें मालूम है, जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे। आज अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो ये हिसाब नहीं देती कि उसने कितने पैसे का विज्ञापन दिया, उसके ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। तो जिस व्यक्ति को आरटीआई लगाने का अवार्ड मिला, आज वो आरटीआई अपनी सरकार में लगने नहीं देता, तो वो अवार्ड मिला, तो उससे पता चलता है ना, तो क्या आप पूरा अवार्ड वापस ले लोगे? नहीं लोगे। तो ये पूरा सिस्टम होता है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के भी पीछे एक सिस्टम खड़ा हुआ था, उनको कैसे हीरो बनाना है, वो ठीक, वो बाद में अलग बात है कि उन्होंने पार्टी बनाई। उनकी फंडिंग वंडिंग कैसे आप देख सकते हैं, फोर्ड फाउंडेशन और पता नहीं कहाँ से इन लोगों को फंडिंग होती रही। तो ऐसी ताकतें जो हैं देश में, भारत में अस्थिरता फैले, ऐसी ताकतों को फंड करने वाले बहुत से लोग हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने आपसे एंकरिंग सीखी भी है और आज मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा लगता है जब जिनको जिंदगी में आप कुछ बताते हो, जब वही लोग सामने होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर, दूरदर्शन में आप इसी तरह छाए रहें और पूरे गांव-गांव तक आप फैले रहें, यही हमारी आशा है। थैंक यू। तो हमने बात की दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एंकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।